पहुंचना, भारत का बढ़ता हुआ कद, ये सभी बातें किस तरीके से खास बनी हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ इन सब के बीच में विवादों में उलझी हुई अनु कपूर की फिल्म हमारे 12 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिल्म आज थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी। इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमारे 12 के रिलीज पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से यह भी कहा कि वो इस मामले में दाखिल अर्जी पर जल्द ही फैसला लें। फिल्म के कंटेंट पर आरोप लगे हैं कि ये इस्लामिक आस्था और शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपमानजनक है। हमारे 12 को लेकर सबसे पहले याचिका मुंबई हाई कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन वहां से फिल्म को रिलीज की इजाजत मिल गई। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हमारे 12 पहले 7 जून को रिलीज होने वाली थी। फिल्म का टीजर और ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ, ये विवादों में घिर गई। मामले में जैसे ही कोर्ट में पहुंचा हमारे 12 की रिलीज डेट को बढ़ाकर फिर 14 जून कर दिया गया और फिल्म रिलीज होने ही वाली थी, क्योंकि मुंबई कोर्ट ने फिल्म को हरी झंडी दे दी थी। इन सब के बीच में 13 जून को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हमारे 12 के मेकर्स को झटका दे दिया। फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई है जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता। ये मामला चूंकि अब कोर्ट में है, ऐसे में फिल्म मेकर्स के लिए भी टेंशन बढ़ गई है। साथ ही साथ अनु कपूर जो कि इसमें मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं, उनके लिए भी ये जो फैसला है ये प्रभावित करने वाला है। हमारे 12 जैसे कि नाम से ही मालूम होता है, अब इसको लेकर अलग अलग तरीके से कयास भी लग रहे हैं। साथ ही साथ फिल्म मेकर्स अपनी सफाई कोर्ट में पेश कर रहे हैं। हाई कोर्ट से इजाज़त मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रिलीज डेट पर रोक लगा दी। आज अगर रिलीज पर रोक नहीं लगती तो आज ये फिल्म रिलीज हो सकती थी, लेकिन अभी रोक है। फिल्म एक्टर जाना माना चेहरा अनु कपूर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। अनु जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। आपके अभिनय को सराहा जाता है, मैं तो बचपन से आपको देखती आई हूं, लेकिन ये जो आपकी आने वाली फिल्म रही हमारे 12, इसको लेकर क्या कहेंगे? चूंकि हाई कोर्ट ने राहत दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट में जाकर मामला फंस गया, वरना आज फिल्म रिलीज हो जाती। 7 जून को रिलीज होने वाली थी और सीबीएफसी की रिवीजन कमेटी में भी गई। सीबीएफसी की रिवीजन कमेटी से क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद द पेटिशनर हैड अप्रोच द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि आप सीबीएफसी दोबारा अवलोकन करे। दोबारा अवलोकन किया गया। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा जैसा मेरे को सुनने में आया। मैं तो बहुत दूर शूटिंग में लगा हुआ हूँ, महेश्वर मध्य प्रदेश में शूटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद पेटिशनर्स जो थे, जिनमें बड़ी एकता है, क्योंकि उनमें अनुशासन है, एकता है, और उनको सपोर्ट करने के लिए लाखों करोड़ों लोग ज्वाइन कर लेते हैं जो उसके विपक्ष में है इस फिल्म के, जिनको बगैर देखे हुए ही अनुमान हो गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ फिल्म बनाई। मतलब कमाल की बात है, बगैर देखे ही अनुमान हो गया। और उन्होंने फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले गए और हमारी न्यायपालिका की अपना एक जलवा है। उन्होंने कहा वापस आप हाई कोर्ट में आइए। हाई कोर्ट ने के सामने जब ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है, जाहिर है कि आपके पास ज्यादा पहुंची होगी। मैं तो इंदौर से भी 2.5 घंटे दूरी के ऊपर काम कर रहा हूं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप दोबारा देखिए। सीबीएफसी ने तारीफ के साथ तीसरी बार उसका स्क्रीनिंग का रिएक्शन लिख के भेजा और उन्होंने कहा सही है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। तो फिर उसके बाद ऐसा सुनने में आया है कि माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि नहीं, अब तो न्यायालय खुद ही फिल्म देखेगा। तो इससे एक बात साबित हो गई है कि गवर्नमेंट की एजेंसीज, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो अपॉइंट करते हैं, उनका शायद अपना उतना महत्व नहीं रह गया है और उसके ऊपर शायद विश्वसनीयता का भी प्रश्न हाई कोर्ट उठाता है। तो हाई कोर्ट के माननीय जजेस ने, माननीय निर्णायक मंडल ने खुद मुंसिफगिरी करते हुए ये फैसला लिया कि वो खुद फिल्म देखेंगे। तो 7 से 14 जून हो गई। अब 14 जून अब सुनने में आया कि शायद मंगलवार को, क्योंकि अदालतें छुट्टियों के ऊपर जाती हैं, तो अच्छा, हालांकि इससे पहले
जी अनुज जी, इससे पहले जब जब इस तरह की रोक लगी है, या तो उसमें कुछ चेंजेस होकर फिर फिल्म रिलीज होती है, या फिर ऐसी कई फिल्में हैं जो फिर रिलीज ही नहीं होती, फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यम से लोग इन फिल्मों को देख पाते हैं क्योंकि उत्सुकता बढ़ जाती है। भाई ऐसा क्या था जो रोक लग गई? आपने अपने जवाब में कहा कुछ खास लोगों के जरिए पिटीशन लगा दी गई और अब उन करोड़ों लोगों का सपोर्ट मिल गया। ये किस तरफ आप इशारा करें, कुछ खुलकर बोलेंगे? और साथ ही ये जो फिल्म का पोस्टर है, फिल्म के पोस्टर पर भी आऊंगी। आपने कहा फिल्म देखे बिना लोगों ने सोच लिया कि ये शायद मुस्लिम विरोधी होगी या उनकी छवि खराब करने के लिए होगी। जो पोस्टर में नजर आ रहा है, आप एक मुस्लिम शख्स की भूमिका निभा रहे हैं, कुछ महिलाएं आपके आसपास हैं जो फिल्म एक्टर हैं, उनके होठों को सिया गया है, वो रोती हुई या परेशान या चोट उनके चेहरे पर दिख रही है, हाथ बंधे हुए हैं। ये हमारे 12 टाइटल भी ऐसा दे दिया गया, फिर फिल्म के पोस्टर में भी ऐसी चीजें हैं। मुझे लगता है शायद ये चीजें आपत्ति वाली होंगी, इसीलिए ये याचिका लगाई गई। आपका इस पर क्या सोचना है? ये एक क्रिएटिव सोच के साथ पोस्टर डिजाइन किया गया है। स्त्री की दशा को दर्शाते हुए ये एक मुस्लिम परिवार की कहानी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उस्ताद मंजूर अली खां संजरी के परिवार की कहानी है। और उस्ताद मंजूर अली खां संजरी अपने दीनों ईमान की राह पर चलने वाले शख्स हैं और वो किसी भी हालात में, किसी भी नजरिए से अपने डॉक्ट्राइन के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। और उनकी कैफियत, उनका रवैया अपने बेटों के लिए अलग है, अपनी बेटियों के लिए अलग है और अपनी बीवी के लिए अलग है। ये उस्ताद मंजूर अली खां संजरी के परिवार की कहानी है। दैट्स इट। अच्छा, आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं। आपके जुबानी तो मैंने बहुत सी स्टोरी सुनी है, आपके कई प्रोग्राम हैं जिनके मैं बड़ी फ़ैन रही। मैं ये तो नहीं कहूँगी आप फिल्म की स्टोरी सुना दीजिए, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है कोई नहीं सुनाएगा, फिल्म अभी रिलीज़ भी नहीं हुई है। लेकिन जो आप कह रहे हैं बेटा और बेटियों में फ़र्क है, फिर पोस्टर पर हम देख रहे हैं मुँह सिया हुआ है, चोट लगी हुई है, हाथ बंधे हुए हैं। अब जो मुस्लिम कम्युनिटी है वक्त के साथ में आगे बढ़ गई है, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहां अभी भी ये पक्षपात होता है, जहां आज भी मुस्लिम महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन अगर वो फिल्म के जरिए दिखाया जाएगा तो क्या कुछ लोगों के जरिए विरोध नहीं होगा? जी नहीं, तो अब ये जो मेरे मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने उस क्रिएटिविटी को एनहांस करने की कोशिश की है। मैं एक अभिनेता हूं। आज आप जिस गेटअप में देख रहे हैं, उस रोल का नाम है पंडित सत्य प्रकाश जोशी। ही लग रहा है वो। इतनी श्रद्धा और समर्पण के साथ करूंगा जिस अकीदत, एहतराम और ईमानदारी के साथ मैंने उस्ताद मंजूर अली खां संजरी के किरदार को निभाया। बड़ी सिंपल सी बात, आसान बात नहीं है। यहाँ मुझे संस्कृत बोलनी है, वहां मुझे उर्दू बोलनी थी, अरबिक बोलनी थी और पर्शियन बोलनी थी। बात खत्म। आप जहां आप मुझे मुझे दिखेगा, वहीं मैं उस कैरेक्टर को, उस कहानी को जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये एक व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल आदमी के परिवार की कहानी है। अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान से। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में, चूंकि आपने बतौर अभिनेता बहुत अच्छा अभिनय किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। आपके अभिनय को लोग जानते हैं, सराहते हैं, मानते हैं। वीरेंद्र भगत जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, फिल्म निर्माता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ वकील भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कमल चंद्र जो कि निर्देशक हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। अंकिता द्विवेदी एक्ट्रेस के तौर पर हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। इन सभी से एक एक करके बात करेंगे। मनीष श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ वरिष्ठ वकील के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। जिस तरीके से अभी तक की हमने बात की है, वीरेंद्र भगत जी, अगर फिल्म को लेकर कोई भी आपत्ति होती है, कोर्ट जाते हैं, कुछ खास लोग जाते हैं, बहुत आम लोग नहीं जाते, कुछ खास लोग जाते हैं, पिटीशन लगा देते हैं, हाई कोर्ट से राहत मिली लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई। अब आगे फिल्म मेकर्स की मुश्किलें कैसे बढ़ गई इस पूरे मामले पर, क्योंकि उसने तो पूरा बजट लगाया, बजट लगाकर एक फिल्म बनाई, पूरी एक टीम ने काम किया, लेकिन फिर कोर्ट से रोक लग गई। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। जी, मैं कल जब हमारा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, मैं वहाँ मौजूद था और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक मेकर्स की बहुत ही मेहनत होती है और उसके बाद एक जाकर फिल्म बनती है। एक पूरा बहुत बड़ा एक टीम होता है जिस पे काम करता है, एक थीम होती है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने जो जुडिशियर है उसका भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारी बातें को जरूर सुना। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि सेंसर बोर्ड की जो कमेटी है,
जब हम लोगों ने इस फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड में अप्लाई किया था तो फिल्म का नाम था हमारे 12, हम दो हमारे 12। उसके बाद भी सेंसर बोर्ड ने 2-3 मंथ हमें लिया इसको अप्रूवल देने में, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या था कि हम लोगों ने बहुत सी बातें की, अपनी फिल्म के बारे में बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कट है, वो कट है, बहुत सारा चीज करने के बाद फाइनल देखकर इसको सर्टिफाई किया। उसके बाद फिर रिवाइजिंग कमेटी में गई, रिवाइजिंग कमेटी में अप्रूव हुआ। उसके बाद फिर कोई एक व्यक्ति जो 125-150 करोड़ आबादी है, पॉपुलेशन है, उसी के बारे में हम लोग कंटेंट बेस्ड फिल्म है, उसी के बारे में हम लोग दिखाना चाहते हैं। और एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, बहुत सी चीजें हैं इस हिंदुस्तान में जो बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीजें अच्छी नहीं लगती है। एक पर्सनल व्यक्ति जिसको एक सिंगल व्यक्ति कोर्ट चला जाता है और रिलीज के पहले जब मेकर्स की इतना इन्वेस्टमेंट होता है, पीएनए पे खर्च होता है और फिल्म एक दिन पहले रिलीज होने पे होती है तो बोलता है जी ये फिल्म में हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। पहले मैं बता दूं कि किसी भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया, किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया है। ये सिर्फ फिल्म एक पॉपुलेशन बेस्ड फिल्म है, अवेयरनेस की फिल्म है और पूरे विश्व के लिए फिल्म को कांस फेस्टिवल के अंदर में यानी आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ हकीकत दिखाने की कोशिश, लेकिन साथ ही साथ जागरूक करने की कोशिश है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जागरूक करने के लिहाज से ये सब्जेक्ट चुना गया या इस पर फिल्म बनी। अंकिता, एक अभिनेत्री के तौर पर आप कैसे देखती हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिल्म 1 या 2 दिन में तैयार हो जाती है, उसके लिए बहुत लंबी मेहनत होती है, फिर प्रोडक्शन टीम की मेहनत, फिर मार्केटिंग टीम, ऐसा अलग अलग कड़ियां जुड़ी होती हैं और अलग अलग पड़ाव से गुजरकर फिर जाकर एक फिल्म बनती है। लेकिन हाई कोर्ट से राहत मिल जाना, सुप्रीम कोर्ट में मामला अटक जाना, ये बतौर अभिनेत्री आपके लिए कैसा है? जब हमें ये न्यूज़ मिली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है कि अभी सस्पेंड कर दी है रिलीज, तो हमारा दिल तो बहुत दुखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत गई है इस फिल्म में। और जाहिर सी बात है, हमने क्योंकि मूवी में काम किया है तो हमें पता है कि वो कहानी कैसी है, और ये कहानी कोई मजहब या धर्म को टारगेट नहीं करती है। ये कहानी एक महिला की है, एक माँ की है, एक मुद्दे को बोलती है, जैसे पॉपुलेशन का मुद्दा है उसके बारे में बात करती है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसको विवादों में घेरा जा रहा है और इसकी आवाज को दबाया जा रहा है, अगर ये इस फिल्म को दबाया जाएगा तो ये वैसे ही आपको नजर आएगा कि जैसे हर औरत की आवाज को जहाँ पे दबाया जाता है और उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, ये वैसे ही एक मूवी को भी दबाया जाएगा। और मुझे लगता है कि मैं तो विनती करूंगी कि हर एक शख्स हिंदुस्तान का ये मूवी को देखे, क्योंकि बिना देखे एक छोटे से क्लिप से आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि वो पूरी मूवी किस मुद्दे पे है। जब हमारे मेकर्स कह रहे हैं कि आप एक बार मूवी देखिए तो सही, तो मुझे लगता है कि एक बार मूवी देख लेनी चाहिए और फिर उस पर कोई जजमेंट देना चाहिए। बहुत आसान होता है इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि वो फिल्म बार बार देखी गई और उसे सराहा भी गया। जब पहले सवाल उठे, फिर देखा गया, सराहा गया, उसके बाद अप्रूव की गई, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मामला अटक गया। मनीष जी, अब कानूनी पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट से राहत मिल जाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिलीज डेट पर रोक लग जाना, अब फिल्म मेकर्स के पास में, फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस के पास में क्या ऑप्शन बचता है? हालांकि इससे पहले भी इस तरह की केसेस सामने आ चुके हैं, फिल्म के किसी सीन को लेकर या नाम को लेकर विवाद होता है। अभी जैसे कि वीरेंद्र भगत जी भी बता रहे थे, हमारे 12 नाम था और फिर अब हम 2 काट दिया गया है, सिर्फ हमारे 12 रखा गया है। देखिए, लीगली बहुत क्लियर है। ये पहले आपकी केरला स्टोरी में भी हुई थी, उसके पहले भी बहुत सारी मूवीज में हुई है। एक बार सेंसर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया और इस केस में तो 3 बार हुआ है। पहली बार अप्रूवल हुआ अप्रैल में, फिर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद फिर से अप्रूवल 7 तारीख को मिला। उसके बाद कमिटी ने हाईकोर्ट अपॉइंटेड कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि सब कुछ मूवी में ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ऑफेंसिव है। उसके बाद एक बार अप्रूव आ जाने के बाद रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई औचित्य नहीं बनता है। मामला अब हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट जज साहब देख रहे हैं इस मूवी को, एंड मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मूवी उस दिन रिलीज हो जाएगी। अच्छा, कई बार ऐसी जो कंट्रोवर्सीज होती हैं अनुज जी, वो फायदा भी दे जाती हैं फिल्मों को, ये हमने देखा है। इससे पहले कुछ फिल्मों को लेकर अगर विवाद हुआ, फिर वो उन विवादों के बाद थोड़ी तब्दीलियों के साथ जब रिलीज होती है तो फिल्म को फायदा भी हो जाता है। क्या आपको भी लगता है आपकी फिल्म को इसका बेनिफिट होगा? में घी शक्कर, इसको हिंदी में ऐसा बोलते हैं
और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम योर लिप्स टू गॉड ईयर्स। इतना ही कह सकता हूँ। हम सब यहाँ पे फायदे की, हित की और आर्थिक लाभ की कामना करते हुए, उम्मीद करते हुए तो ये काम करने जा रहे हैं ना, काम किया है ये। मैं ये फिल्म क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि इससे मुझे कुछ लाभ हो, प्रोड्यूसर को लाभ हो। मेरे प्रोड्यूसर्स ने, वीरेंद्र भगत ने, शिव बालक सिंह ने, रवि गुप्ता ने, संजय नागपाल ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लाखों रुपए। तो इस पे ये कोर्ट का प्रोसीजर है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता होगा, हमारे भारतवर्ष में तो कुछ बहुत ज्यादा ही होता है। और भारतवर्ष के हमारे नीति निर्देश जो हैं, जो हमारा पूरा सिस्टम है, वो उसमें इतनी ज्यादा स्पष्टवादिता नहीं है, स्पष्टता नहीं है हमारे पूरी प्रणाली के अंदर ही कि कुछ किया जा सके। अच्छा तो अनुज जी, आपने तो टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री भी देखी है, क्या आपको ऐसा लगा नहीं जब फिल्म की स्क्रिप्ट आपके सामने आई, फिल्म का नाम आपके सामने आया, आपको लगा नहीं कुछ विवाद हो जाएगा? जी नहीं, मुझे मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद रोल अच्छा लगता है तो प्रोड्यूसर से बोलता हूँ पैसे कितने हैं वो बताइए आप, और ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं। मैं विवाद के लिए काम नहीं करता हूँ, सॉरी, कि ये विवाद होगा, कंट्रोवर्सी होगी। और मैं बड़ा बेसिकली मैं शांति का आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वो आदमी हूँ जिसकी शांति प्रियता को अगर भंग करने की कोशिश की गई तो वो विकराल रूप भी धर सकता है। अच्छा। और भारत को भी जुड़ रखना चाहिए। और इस विकराल रूप में हम क्या देखेंगे फिर आगे? हमने तो आपके अलग अलग रूप देखे हैं, हालांकि अभी तो जिसका गेटअप में मैं बैठा हूँ ये पंडित जी बने हुए हैं अभी आप। हाँ, अभी वीरेंद्र भगत जी ने इतना इंसिस्ट किया, हमारी जो मेरी मैनेजर है मिसेस प्रीति शर्मा, कि उनको आना ही पड़ेगा आपके सामने। तो अब मैं क्या करूं, पर मेकअप मैं चलती शूटिंग में से आपके लिए आया हूं। और हमारे वकील साहब ने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है। हाँ। उनकी भी उम्मीदें हैं कि माननीय जो हमारे जजेस हैं, हाँ, वो देख के सही निर्णय ले पाए। ध्यान रखिएगा आप, एक बात, मेरी बात बहुत से ध्यान रखिएगा। हाँ। दुनिया की जितनी भी अदालतें हैं, जितने भी कोर्ट्स ऑफ लॉ जहां पे चलता है, आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि वहां इंसाफ मिलता है, वहां फैसला सुनाई दिया जाता है। दे पास द वर्डिक्ट, नॉट द जस्टिस, बिकॉज जस्टिस एज quoted by Bertolt Brecht, the famous German writer, famous German dramatist, he says justice lies in coma. आप समझे ना? प्रोक्रेस्टिनेशन एक वर्ड है, वो नहीं होना चाहिए। अभी बहुत बहुत आगे, अभी तो मीलों मुझको चलना है। भारत के अभी प्रजातंत्र को बहुत आगे बढ़ना है। बनाने वालों कानून और कानून पालन करने वालों को, दोनों को जब तक सद्बुद्धि नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। और उसके लिए तो आपने जिद ठान ही लिया और आपने कह दिया विकराल रूप भी मैं अपना दिखा दूंगा। अच्छा अनुज जी, ये बताइए, क्योंकि आपको तो दशकों का अनुभव है, आपने फिल्म इंडस्ट्री भी देख ली, आपने देश में अलग अलग सरकारें भी बदलते हुए देख ली, आपने देश के माहौल में भी कुछ चेंजेस मैं समझती हूँ कि आपने वो अनुभव किए होंगे। आप कुछ साल पहले चले जाइए अगर, तो बहुत खुलकर हिंदू मुसलमान का नाम लिया भी नहीं जाता था, ये कहा जाता था एक खास समुदाय से बिलोंग करने वाले। अभी आज की डेट में या फिर पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखेंगे तो खुलकर हिंदू मुस्लिम का नाम होता है। और ये पिछले कुछ सालों में ट्रेंड हुआ है कि कोई फिल्म अगर आती है और इसमें अगर ऐसा कोई सीन है या ऐसा कोई नाम है या ऐसा कोई डायलॉग है तो उसको आपत्ति लेकर कोर्ट में मामला डाल दिया जाता है। ये सब इंटेंशनली होता है क्या? क्योंकि पिछले कुछ साल को अगर छोड़ दिया जाए तो पहले ऐसा माहौल नहीं था। देखिए, बात ऐसी है, इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहबरों से गिला नहीं तेरी, मुझे रहजनों से गिला नहीं रहबरी का सवाल। तो सीधी बात करता हूं, मैं विचारधारा से कोई संबंध नहीं है, ना मेरा किसी धर्म से संबंध है। मैं नास्तिक आदमी हूं और मेरा सर केवल भारत माता के, और मैं भारतीय हूं, इसलिए अब खुल के सुनिएगा, इसीलिए सत्य बोलने की हिम्मत रखता हूं। बात यह है कि 2014 के बाद जो एक नई विचारधारा के साथ नरेंद्र दामोदास मोदी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, उन्होंने अपना निर्णय कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो भी एक खास विचारधारा के साथ आए थे, जैसे पिछले 67 साल में कांग्रेस ही एक खास विचारधारा के साथ इस देश को लीड कर रहे थे, वैसे ही अब नई विचारधारा के साथ नरेंद्र दामोदास मोदी के नेतृत्व में आई। और
उस विचारधारा में कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। लोगों ने इल्जाम लगाया कि ध्रुवीकरण हो रहा है। मैं कह रहा हूं ध्रुवीकरण अच्छा है, कोई पत्ता हिले हवा तो चले, कौन अपना है कुछ पता तो चले, सीधी सिंपल सी बात है, बड़ी इसमें छुपाने की क्या बात है। या डेफिनेटली लोग प्रखर और मुखर हो गए, नथिंग रॉन्ग, अच्छी बात है, क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि तुम कहां हो, हम कहां हैं, या वो कहां है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अंकिता कि हाई कोर्ट इस मामले का निपटारा करे, क्या उम्मीदें हैं और क्या कुछ ऐसी नई दलीलें भी आप लोगों की तरफ से तैयार की गई हैं जो कोर्ट के भीतर अपना पक्ष मजबूत रखने के तौर पर रखी जाएंगी? हम तो यही सोच रहे हैं कि उम्मीद है कि जस्टिस विल बी सर्व्ड, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी बनी है। दलील यही रहेगी कि ये मूवी, जैसे मैंने कहा, कि विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर है, एक माँ के दर्द के ऊपर है, और ये स्टोरी भी एक माँ के ऊपर ही है कि कैसे एक विमेन को एवरीडे स्ट्रगल करना पड़ता है। कैसे आपने पोस्टर की बात की थी कि पोस्टर में मुंह को क्यों सिया गया है, एक वो भी एक क्रिएटिव डिसीजन था। तो जब मैंने वो पोस्टर देखा पहली बार तो मुझे लगा था कि वो एक कहानी को दर्शाता है। हाँ। क्योंकि इस फिल्म में भी ये फिल्म सिर्फ एक मुसलमान महिला की नहीं है, ये हिंदुस्तान की सारी महिलाओं की है। तो आप देखेंगे कि इस फिल्म में ठीक है अंकिता, जो आपने बात कही, आपने कहा हिंदुस्तान की महिलाएं, ये बात मैं भी कहूंगी। ऐसा तो नहीं है कि फैमिलीज में सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की आवाज को दबाया जाता है या फिर उन्हें पीछे ढकेला जाता है। ऐसी तो बहुत सी हिंदू फैमिलीज और बाकी धर्मों से जुड़ी फैमिलीज हैं। ओवरऑल हिंदुस्तान में ऐसी कई फैमिलीज हैं जहां पर महिलाओं को चुप रहने की हिदायत दी जाती है, उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश होती है। अंकिता जी 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 जी, और ये वही कहानी वही दर्शाती है कि कैसे एक महिला के दर्द को बताती है। और मुझे लगता है कि आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये हर घर की कहानी है। अगर ये हमारे घर की कहानी नहीं है तो ये शायद हमारे पड़ोसी की कहानी है, पड़ोसी की नहीं है तो उनके बगल वाले की कहानी है। लेकिन ये कहानी है और ये बहुत जरूरी कहानी है जो सामने आनी चाहिए। और याचिकाकर्ताओं के जरिए ये कहा गया है, कमल चंद्र जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, निर्देशक हैं। कमल जी, याचिकाकर्ताओं के जरिए कहा गया है कि इसमें जो विवाहित मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी छवि खराब हो जाएगी, इसमें मुस्लिम समुदाय को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश है और जिस पर आपत्ति है। म्यूट कैसे है? कमल जी, कमल जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। वीरेंद्र भगत जी, आप अगर इस सवाल का जवाब दे दें। वीरेंद्र जी, शायद वीरेंद्र जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुस्लिम महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ ये कहा गया कि जो नाम है, पहले चूंकि नाम था हम दो हमारे 12 अनुजी, फिर उसमें चेंजेस किए गए, हम दो हटाया गया, अब हमारे 12 है। पोस्टर को लेकर आपत्ति। हालांकि मेरा सवाल ये भी कि जब फिल्म रिलीज नहीं हुई तो याचिकाकर्ताओं को ये कैसे मालूम हो गया कि इस फिल्म में कुछ आपत्तिजनक हो सकता है या फिर हमें इस बात पर आपत्ति करनी है? क्योंकि जब महिलाओं पर जुल्म ज्यादती की कोई भी कहानी बनती है तो एक मजबूत मैसेज छोड़ती है, एक मजबूत छाप छोड़ती है, उसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म की महिला हो। पूछ रही है आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा है कि जी अनु जी, मैंने आपसे सवाल पूछा है। मेरी फिल्म की कहानी या कोई भी निर्देशक जब अपनी फिल्म बनाता है तो सिर्फ ऐसा सोच के नहीं बताता कि एक ही परिवार, एक ही कम्युनिटी को टारगेट करता है, वो यूनिवर्सल बात करने की कोशिश करता है। हाँ। और इसमें भी यही उद्देश्य है कि उसने यूनिवर्सल बनाया। यार मेरी फिल्म अगर यहाँ पे चल गई और ऑस्कर तक चली गई, कान चली गई और कार्लो विवारी में चली गई, हाँ, सपने तो देखने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये एक जनरल बात आपको, या डेफिनेटली पूरी महिला सशक्तिकरण की बात कही गई, एक स्त्री का दर्द, एक माता का दर्द इसके अंदर। मैंने अपने ओपनिंग स्पीच में ही आपको बोल दिया था, उस्ताद मंजूर अली खान संजरी का परिवार और उनका दृष्टिकोण अपने बेटों के लिए कुछ और है, बेटियों के लिए कुछ और है, पत्नी के लिए कुछ और है, और इन सारी प्रक्रिया से परिवार को जिस त्रासदी, दुख और पीड़ा से गुजरकर पहुंचना पड़ता है, जो त्रासदी दिखती है
अंत के अंदर वही इस फिल्म की कहानी है। और जिन बातों का आपने जिक्र किया है वो जरूरी नहीं कि मुस्लिम फैमिली में ही हो, ऐसी तो कई फैमिली में जानती हूँ मुस्लिम धर्म के अलावा बाकी धर्मों से जुड़ी हुई जहाँ ये सब बातें होती हैं। बेटा बेटियों में फर्क होता है, महिलाओं को एक निश्चित शब्द के आगे बोलने की इजाजत नहीं होती, उन्हें आज़ादी बाहर जाने की नहीं होती, पर्दे में रखने के लिए कहा जाता है। और ये हर धर्म से जुड़ी हुई इस तरह की स्टडी है, इस तरह के केसेस हैं। आप सभी को आपकी फिल्म हमारे 12 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं दूंगी। जल्दी, चूंकि मैं तो अनु जी की फैन भी हूँ और मैं इंतजार करूंगी कि फिल्म रिलीज हो तो इस फिल्म को हम देखें, और साथ ही साथ जिस मजबूत मैसेज की बात हो रही है वो मजबूत मैसेज समाज तक जाए ताकि महिलाओं की स्थिति में कुछ तो सुधार हो सके। और ये फिल्म जरूर एक बड़ी भूमिका निभाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। आप सभी का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।